मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th मई 2020 +1 केमिस्ट्री यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी हमारी, उसकी लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है आपका, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, तो आप लिखोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस फिनोमिना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। ठीक है, तो आप पहले थोड़ा सा सुनो। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मतलब कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, आप मेटेलिक बॉडी मान लो, जैसे कि हो गया आपके पास आयरन हो गया। ठीक है, जब हम आयरन को क्या, जैसे कि हमारे पास आयरन का पीस है, जब हम इसको लगातार क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, रेडिएशंस रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो होता है वो अपने आप में एक परफेक्टली क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। किसका? एनर्जी का एब्जॉर्बर होता है। उसके बाद आप कह सकते हो परफेक्ट रेडिएटर भी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो रेडिएशंस ये क्या करेगा, इमिट करेगा। तो हम कह सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है, या ब्लैक बॉडी जो होता है वो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं, इट इज ए परफेक्टली एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये तो था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो हमें लगातार, जो भी एब्जॉर्बर है वो इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव द सेम कलर ऑल्दो इट्स इंटेंसिटी में वेरी एज हीटिंग इज कंटिन्यूड। मतलब आप प्लॉट के द्वारा एक ग्राफ में आपको शो करता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक ग्राफ है। ठीक है, जो किसको शो कर रहा है, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी हो गई, ये क्या है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, और ये आपकी क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब मानो आप कि जब आपने इस बॉडी को हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो दो टेम्परेचर का हम देखते हैं। तो फर्स्ट में आपने क्या देखा कि ये प्लॉट बना। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एट टेम्परेचर T1। उसके बाद आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एट टेम्परेचर T2 वी नो दैट द प्लॉट ऑफ द, या हाइट ऑफ द वेवलेंथ इज मैक्सिमम। ये सॉरी, एम्पलीट्यूड यहाँ क्या है, मैक्सिमम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, की टेम्परेचर जो है इस केस में ज़्यादा है, इस केस में क्या है, कम है। समझे? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती हुई चली जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाने के बाद, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ जाने के बाद वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सेम इस केस में इंक्रीज यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे सो वेवलेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ये तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज किससे होगा, जब हम क्या करेंगे, उसे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कराएंगे, रेडिएशन प्रोवाइड कराएंगे। जब रेडिएशंस प्रोवाइड कराएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ गए। सेकंड उसके बाद था जो लिमिटेशन सेकंड थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर देखो
आपने क्या है, एक मेटालिक प्लेट ले रखी है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक मेटालिक प्लेट है, मेटल है। आपने क्या किया, इसको आपने इसके ऊपर रेडिएशंस प्रोवाइड की, मतलब आपने यहाँ से इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो। तो आप क्या देखोगे कि ये जहाँ पर रेडिएशंस टकराएंगे मेटल के ऊपर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ स्ट्राइक करेगी वहाँ पर क्या करेगी, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद भी डिसलॉज्ड हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, मूव आउट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी, इस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या है कि जब हम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब V0, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को जब हम एक मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं, so electrons at this place are ejected from the metal surface and this process is called photoelectric effect, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट लाइट। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जब हम रेडिएशंस क्या करते हैं, मेटल सरफेस पर फॉल कराते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझिए, ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो गया। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसने क्या किया है कि इस इलेक्ट्रॉन को मदद की है यहाँ से निकलने में, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया ये, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि द मीन्स आप कह सकते हो द मिनिमम एनर्जी विच इज यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका हो गया। अब इसके अंदर एक और टर्म आती है वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं हम W0 से, ठीक है। वर्क फंक्शन है क्या, वर्क फंक्शन भी सेम है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड आपको पढ़ा था आपने पहले भी, ये किया था V0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, HV0, हम आगे पढ़ेंगे ये हमने क्यों किया है, ठीक है, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। तो सर कुछ मेटल्स दे रखे हैं, जैसे ये मेटल है, हम मान सकते हैं हमारे पास है CS सीजियम। अब इसका वर्क फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 2.14। अलग अलग मेटल्स का अलग अलग होता है। पोटाशियम है, पोटाशियम का 2.25 होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन भी कह सकते हो आप इसे, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो, ठीक है। हर मेटल का ये अलग अलग होता है। और देखते हैं कॉपर है, कॉपर का वर्क फंक्शन हमारे पास 4.8 होता है। ये टेबल है, टेबल में देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आप कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द, किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये तो हम कह सकते हैं, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, हम कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे निकलेंगे इसके अंदर से, वो किस पर डिपेंड करेंगे,
इंसिडेंट लाइट के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट the frequency of the incident radiation depends upon the ejected electrons, या आप कह सकते हो velocity of the electrons। ठीक है, अब उसके बाद है इसके अंदर ये आप आगे पढ़ोगे, हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? ये आपके किसके होंगे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट ऑफ द रेडिएशंस। यही मैंने आपको यहाँ भी बताया था, फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज कर देंगे रेडिएशंस की तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सेम है, आपको यही बात है जो बार बार आपके सामने आ रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो आपका आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आप इसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हो या पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने 1900 में इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। मतलब इससे पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और आपने पढ़ी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, इसको और डीपली या और अच्छा देने के लिए प्लैंक्स क्वांटम ने एक थ्योरी बनाई। कौन सी थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसके एक दो पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट इसने क्या कहा था इसके अंदर? इसने कहा था कि जो मिनिमम एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी कंटिन्यूसली एंड डिसकंटिन्यूसली, मिनिमम एनर्जी या कह सकते हो द रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, मिनिमम, चलो इसको हटा देते हैं, क्या कहोगे? द रेडिएंट एनर्जी, द रेडिएंट एनर्जी इज emitted or absorbed, emitted or absorbed not continuously, या आप कह सकते हो discontinuously in the form of small discrete packets of एनर्जी। ठीक है, जो रेडिएंट हमारे पास जो एनर्जी है जो इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो कैसी होगी आपके पास? डिसकंटिन्यूसली होगी। किस फॉर्म में होगी? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में। जो पैकेट्स होंगे किसके? एनर्जी के। एनर्जी पैकेट्स जो होंगे उनको तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी पैकेट्स को हम कहेंगे क्वांटम। ठीक है, और छोटे छोटे जो लाइट के पैकेट्स होंगे, डिस्क्रिएट जो लाइट पैकेट्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे फोटोन। ये हमारे पास क्या होंगे? फोटोन। कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली का मतलब है यहाँ पर जो रेज थी आपके पास कैसी थी? कंटिन्यूसली थी। जब पैकेट्स के रूप में आएगी तो इसका मतलब आपके पास ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जो रेडिएशन होगी वो इस तरह से आएगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, दे इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था? फर्स्ट में ये कह रहा है कि जो रेडिएंट एनर्जी होगी जो पैकेट्स के रूप में होगी, एनर्जी के पैकेट्स में होगी तो हम उसे क्वांटम कहेंगे। लाइट पैकेट्स में होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। सेकंड है उसके बाद द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly
proportional is directly proportional to the frequency of radiation। कि दी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, हर एक जो भी क्वांटम है उसकी एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है, हम इसके डायरेक्टली का निशान लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाए, ई इज इक्वल्स टू एच वी। एच जो होगा हमारे पास वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, एच की वैल्यू क्या हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एच इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल, ठीक है, जूल सेकेंड क्या होगी, जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई, प्लैंक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए इसको। अब उसके बाद ये कह रहा है, थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। कि हमारे पास जो भी बॉडी के द्वारा जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, हमारे पास क्या थी, ई इज इक्वल्स टू एच वी। ये किस में होगी, होल नंबर क्वांटा की फॉर्म में। होल नंबर मतलब ई इज इक्वल्स टू एन एच वी। एन हमारे पास क्या होगा, एनी इंटीजर होगा। ठीक है, समझ गए, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को, किसमें, होल नंबर के अंदर। समझ गए। तो ये तो हमारे पास था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट था डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी के लाइट पैकेट्स थे, एनर्जी के भी क्वांटम कहेंगे और लाइट पैकेट्स को फोटोन कहेंगे, ये मैंने आपको समझाया था। सेकंड में क्या था, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एच वी। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था, इज इक्वल्स टू एच वी, तो आपके पास आपने पहले ही कर लिया था। इसके अंदर क्या कह रहा था कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी बॉडी के द्वारा, वो हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, होल नंबर क्वांटा के अंदर। सो ई इज इक्वल्स टू एन एच वी, एन हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, समझ गए आप।